नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को फटाफट यानी एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप, साथ ही नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पहल पर विधिता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का सुप्रीम कोर्ट में अनावरण होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज संविधान दिवस के मौके पर कानून मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कानून मंत्रालय और भारतीय विधि संस्थान मिलकर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय स्तर की परिवर्तनकारी संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की परिवर्तनकारी संगोष्ठी में 5 तकनीकी सत्र होंगे। कानूनी विशेषज्ञ, नीति निर्माता और शिक्षा जगत समेत अन्य लोग देश के कानूनों की सुधारात्मक जरूरतों पर विचार विमर्श करेंगे। विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में आयोजित होने वाली इस संगोष्ठी का उद्देश्य विश्व और उसमें रहने वालों की भलाई के साथ संवैधानिक मूल्यों और वैश्विक आकांक्षाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध का पता लगाना भी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में आयोजित होने वाली संगोष्ठी के दौरान अ गाइड टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और पर्सपेक्टिव ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट नामक 2 पुस्तकों का विमोचन भी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय दौरे पर ओडिशा जाएंगी। राष्ट्रपति पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोईता वंदना समारोह में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति ओडिशा के पारादीप में वर्चुअल माध्यम से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन करेंगी। वो पोर्ट टाउनशिप के लिए नए जलाशय और जल शोधन संयंत्र और अगली पीढ़ी के जहाज यातायात प्रबंधन और सूचना प्रणाली की आधारशिला भी रखेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मछली पकड़ने वाले समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर। सभी प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में आज तूप्रान और निर्मल में करेंगे जनसभाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल तेलंगाना के कामारेड्डी में जनसभा को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पार्टी जो कहती है उसे पूरा करके रहती है। पीएम ने कहा कि तेलंगाना की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पिछड़े समाज से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर रखा है, तो इस बार केसीआर को भी लोग सत्ता से हटाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कल दूसरी रैली महेश्वरम में की। उन्होंने कहा कि समय बदल रहा है और भाजपा पर जनता का भरोसा तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने जनता से कांग्रेस और बीआरएस से सावधान रहने को कहा। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस पर दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर सरकारी कर्मियों को वेतन और पेंशन समय से प्रदान की जाएगी। तेलंगाना में भाजपा पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और भाजपा उम्मीदवारों के हक में चुनाव प्रचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्तल विधानसभा क्षेत्र, मुलुगु विधानसभा क्षेत्र, भोंगीर विधानसभा, कुकचपल्ली विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कल तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर हैदराबाद के खैरताबाद में एक रोड शो में भी हिस्सा लिया। अमित शाह ने तेलंगाना के कोल्हापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने केसीआर पर हमला बोलते हुए कहा कि केसीआर सरकार में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने कल कुमुराम भीम आसिफाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। तेलंगाना में चुनावी जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला बोलते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और बीआरएस के स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरे हुए हैं। दोनों पार्टी के कई नेता आज राज्य में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल तेलंगाना के निजामाबाद में जनसभा की। उन्होंने केसीआर परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीआरएस के नेता केटीआर राव ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कल हैदराबाद में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने घर घर जाकर वोट मांगे। निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के तारक रामा राव को नोटिस जारी किया है और सरकारी परिसर टी वर्क्स में सभा करने के लिए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने के तारक रामा राव को आज शाम 3 बजे तक स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है, जिसका अनुपालन न करने पर उचित कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर तारक रामा राव को ये नोटिस जारी किया गया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि तारक रामा राव ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सरकारी परिसर में युवाओं के साथ बैठक की थी और रोजगार के अवसरों के बारे में वादे किए थे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर कल मतदान में 74.11% मतदान हुआ। राजस्थान में मतदान खत्म होने के साथ ही ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को मतदान केंद्रों से जिले के मतगणना केंद्रों पर बने स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया। मतगणना अगले महीने की 3 तारीख को होगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श के बाद श्रमवीरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग का वैकल्पिक तरीका अपनाया गया है। इसके लिए एसजेवीएन और ओएनजीसी की टीमें सिलक्यारा सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर अपना काम कर रही हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बचाव कार्यों पर कहा कि बचाव कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। सुरंग में मलबे में ऑगर मशीन के जरिए 62 मीटर से 47 मीटर तक ड्रिल किया गया था। बाद में मशीन का हिस्सा टूट गया, जिसे निकालने की कोशिश चल रही है। सुरंग में फंसे हुए मजदूर सकुशल हैं, उनसे लगातार बातचीत हो रही है। श्रमिकों के लिए पाइपलाइन के जरिए भोजन, फल, पानी और दवाएं सुरंग में लगातार भेजी जा रही हैं। श्रमिकों को टनल से निकलते ही मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाने के लिए भी पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस तैयार रखी गई है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। मोदी सरकार की गारंटी,
किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। उत्तरकाशी के टनल में गंभीर स्थिति में पाए जाने पर श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया जाएगा। टनल के अंदर काम कर रहे बचाव दल के लोगों के लिए प्रोटेक्शन अम्ब्रेला भी बनाया जा रहा है। केरल के कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कल देर शाम म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान हुई भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 46 लोग घायल हो गए। केरल में भगदड़ के दौरान मरने वालों में 3 छात्र शामिल हैं। 4 छात्रों की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। घायलों को कलमा शहरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुंबई में आज तड़के गरज के साथ बारिश हो रही है। बारिश के कारण मुंबई का मौसम सुहावना हो गया है। बारिश के कारण मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक गिरकर 100 से भी नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उत्तरी महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर तूफान, बिजली, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के जरिए महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की आशंका के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक कुछ क्षेत्रों में गंभीर श्रेणी में भी लगातार बना हुआ है। दिल्ली वासी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं और वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज सुबह राजधानी के कई इलाकों में 400 के पार AQI दर्ज किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 450, बवाना में 427, आनंद विहार में 433, अशोक विहार में 434, द्वारका सेक्टर 8 में 385, बुराड़ी में 404, IGI एयरपोर्ट पर 360, ITO पर 382, आया नगर में 320 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में आज से वायु गुणवत्ता में सुधार की थोड़ी उम्मीद है। हालांकि 28 नवंबर तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में ही रह सकता है। अगले 6 दिनों की बात करें तो सुधार की फिलहाल कोई खास उम्मीद नहीं है और वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रहने की आशंका है। वाराणसी में खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने कल राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी 10 दिसंबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में 12 राज्यों के लगभग 100 स्टॉल लगाए गए हैं। पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिए एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए सुरेश प्रभु ने कहा कि नई सहकारिता नीति 2023 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति समिति के चेयरमैन सुरेश प्रभु ने कहा कि केंद्र प्रस्तावित नीति में शामिल करने के लिए राज्यों के सुझावों पर विचार करने को तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने निवेश और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 4 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में कठुआ जिले की बूढ़ी, जम्मू जिले के मेडिसिटी जम्मू, पुलवामा जिले के चंदगाम और लेलहार में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई। टाटा मोटर्स ने कहा कि उसकी इकाई टाटा टेक्नोलॉजीज ने अपने IPO के तहत पेशकश मूल्य को 500 रुपए प्रति शेयर पर अंतिम रूप दिया है। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने ऐसे लोगों की पहचान की है जिनका संपत्ति कर बकाया 25 लाख रुपए से ज्यादा है और जल्द ही ऐसे कर चोरों के खिलाफ अभियोजन भी शुरू किया जाएगा।
दिल्ली नगर निगम ने एक बयान में ऐसे सभी संपत्ति मालिकों से पोर्टल के जरिए यूपीआईसी आईजी निकालने की अपील की है जिनका डाटा उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। बंदरगाहों पर आयातित तेलों का बेपरदा कारोबार जारी रहने के बीच देश के तेल तिलहन बाजारों में मूंगफली तेल तिलहन को छोड़कर बाकी सभी तेल तिलहनों की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने प्राकृतिक गैस में बायोगैस को अनिवार्य रूप से मिलाने की घोषणा की। ये बायोगैस नगरीय और कृषि कचरे से बनाई जाती है। सरकारी बयान के अनुसार वाहनों में इस्तेमाल होने वाली संपीड़ित प्राकृतिक गैस और खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी में अप्रैल 2025 में 1% बायोगैस को मिश्रित किया जाएगा। बयान के अनुसार 2028-29 तक इसे 5% बढ़ाया जाएगा। बाजार नियामक सेबी ने सूचकांक प्रदाताओं के लिए एक नियामक ढांचा पेश करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सामाजिक शेयर बाजारों के जरिए धन जुटाने में गैर लाभकारी संगठनों को लचीलापन देने का फैसला भी किया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की संख्या शुक्रवार को 1,06,827 रही, जो कोविड महामारी के बाद सर्वोच्च स्तर पर है। दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम की मूल्य कंपनी 197 कम्युनिकेशन में अपनी पूरी 2.46% हिस्सेदारी 1,371 करोड़ में बेच दी है। इसमें बफे को प्रति शेयर 31% का घाटा हुआ है। एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स को इस साल के अंत तक करीब $7.5 करोड़ का नुकसान हो सकता है। दरअसल ये नुकसान कंपनी के एडवर्टाइजिंग राजस्व में होगा क्योंकि एक्स पर कई बड़ी कंपनियों ने अपनी मार्केटिंग कैंपेन पर रोक लगा दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। ये कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है। गजा पट्टी में 4 दिनों के संघर्ष विराम के दूसरे दिन हमास ने 13 इजरायली नागरिकों समेत कुल 17 बंधकों को रिहा किया। संघर्ष विराम के दूसरे दिन बंधकों और कैदियों की रिहाई को लेकर देर रात तक असमंजस की स्थिति बनी रही। हमास ने देर रात 13 इजरायली नागरिकों और 4 विदेशी नागरिकों को रिहा किया। इन सभी बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा गया। इसके बाद इन्हें गजा से मिस्र लाया गया। मिस्र से सभी रिहा हुए बंधक इजराइल पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार को हमास ने 24 बंधकों को रिहा किया था, जिसमें 13 इजरायली नागरिक और 11 विदेशी नागरिक शामिल थे। गजा में मानवीय सहायता तेजी से पहुंच रही है। हमास के प्रवक्ता ओसाम हमदान ने कहा कि शुक्रवार के बाद से कुल 340 ट्रक राहत सामग्री लेकर गजा में पहुंचे। इसमें से 65 ट्रक उत्तरी गजा में पहुंचाए गए। इसी बीच इजराइल ने कहा कि वो संघर्ष विराम की शर्तों का सम्मान कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में खाद्य सामग्री, पानी, आश्रय सामग्री और मेडिकल आपूर्ति के 50 ट्रकों की तैनाती कर रहा है, जो कि उत्तरी गजा ले जाया जाएगा। यूरोप में सबसे लंबा और सबसे सक्रिय इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी एक बार फिर से फटा। विस्फोट शुक्रवार देर रात हुआ। इससे निकलने वाला लावा और राख कई किलोमीटर तक फैल गई। एटना ऑब्जर्वेटरी के राष्ट्रीय भूभौतिकी और ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान ने एक उड़ान चेतावनी जारी की है। हालांकि कैटेनिया में अंतर्राष्ट्रीय बेलिनी हवाई अड्डा ज्वालामुखी गतिविधि से अप्रभावित रहा। महिलाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर मैड्रिड में हजारों लोगों ने पितृसत्ता की हिंसा को समाप्त करने और सरकारों सकारात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने झंडे लहराते हुए मैड्रिड की सिटी हॉल के सामने फिलिस्तीनियों के समर्थन में भी प्रदर्शन किया। समानता मंत्रालय के अनुसार 2003 के बाद से स्पेन में लैंगिक हिंसा से मरने वाली महिलाओं की संख्या 1200 से ज्यादा हो गई है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी पर इस मामले में रियल एस्टेट फर्म को बचाने के लिए 50 अरब रुपए और 57 एकड़ जमीन लेने का आरोप है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 नवंबर को इमरान की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इमरान ने आरोप लगाया है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने पिछली सरकार के साथ मिलकर उन्हें परेशान करने के लिए इस मामले का इस्तेमाल किया। सिख धर्म के संस्थापक बाबा गुरु नानक देव की 554वीं जयंती पर उत्सव में भाग लेने के लिए लगभग 3000 भारतीय सिख वाघा सीमा पार करके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहुंचे। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन के लियांग वेइकिंग और वांग चांग की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने शनिवार को सेमीफाइनल में चीन की हे जिटिंग और रेन जियांगयू की जोड़ी को सीधे गेम में 21-15, 22-20 से हराया था। सात्विक और चिराग के लिए ये वर्ष शानदार रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 सीरीज का दूसरा मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पहले मैच में जीत दर्ज करके 1-0 की बढ़त बना ली है। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। भारत ने तिरुवनंतपुरम में अभी तक कुल 3 मैच खेले हैं और इस दौरान 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और 1 मैच में हार का सामना भी किया है। संयुक्त अरब अमीरात में 8 दिसंबर से शुरू होने वाले ICC पुरुष अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। उदय सहारन को 15 सदस्यीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉ रूट ने इंडियन प्रीमियर लीग के अगले संस्करण से खुद का नाम वापस ले लिया है। रूट के IPS से हटने की जानकारी उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स ने बयान जारी करके दी। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय कुश्ती दल को 2 चरण वाली चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। कोटा स्थान अर्जित करने वाले पहलवान को जून में चैलेंजर से भिड़ना होगा और इस मुकाबले के विजेता को ओलंपिक में देश के प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। इटली और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज डेविस कप फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इटली ने शनिवार को सेमीफाइनल में सर्बिया को 2-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। डेविस कप के दूसरे सेमीफाइनल में इटली के जेनिस सिनर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराने में सफलता पाई। सिनर ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच को 6-2, 2-6, 7-5 से शिकस्त दी। EPL में एक रोमांचक मुकाबले में गत विजेता मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल को 1-1 के ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। इस ड्रॉ के बाद मैन सिटी लीग में दूसरे और लिवरपूल तीसरे स्थान पर बना हुआ है। हलांड ने मैन सिटी के लिए 27वें मिनट गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि अर्नाल्ड ने 80वें मिनट में लिवरपूल के लिए बराबरी का गोल करने में भी सफलता पाई। आर्नेल ने EPL के एक रोमांचक मुकाबले में और खबरों का सिलसिला DD न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।